हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू PIMT यूट्यूब चैनल। आज हम अपने सब्जेक्ट में नया एक्ट करेंगे जो है हमारा मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। इसमें ये है हमारा कि हमने पहले किया है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। इसमें पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस एक्ट में ये है, उससे इसलिए डिफर है ये वाला एक्ट क्योंकि इसमें हमारा था कि हमें पेमेंट करनी ही करनी है वेजेस की, और मिनिमम वेजेस में ये है कि हम सर्टेन अमाउंट, एक मिनिमम अमाउंट सेट कर देते हैं कि इतनी मिनिमम वेज तो लेबर को जो हमारे अंदर एम्प्लॉयड वर्कर है उसे ये मिलेगी ही मिलेगी। इसके हम सबसे पहले करेंगे हम इसका कि इसके ऑब्जेक्ट्स क्या है, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है इस एक्ट को बनाने के। टू प्रोवाइड मिनिमम वेजेस टू द वर्कर्स वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, कि मिनिमम वेजेस भी उन्हें एटलीस्ट प्रोवाइड हो। अगर वो किसी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में वर्क कर रहे हैं तो उन्हें मिनिमम वेजेस मीन कि आप उस वेज रेट से कम वेज उसे नहीं प्रोवाइड कर सकते, किसी को इस तरीके से एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते कि वो काम आपको पूरा दे और आपको उसको उस अकॉर्डिंगली वेजेस ना दें। इसलिए हर काम के लिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मिनिमम वेज उन्होंने सेट की होती है कि उसके बाद आप जितनी मर्जी से इनहैंस कर सकते हैं, लेकिन एक मिनिमम अमाउंट ऑफ वेज सेट की जाती है गवर्नमेंट के थ्रू। हर स्टेट गवर्नमेंट का अपना अलग होता है कि वो कितनी सेट करेगी, उस अकॉर्डिंगली ही जो हमारे एम्प्लॉयज होते हैं, वर्कर्स होते हैं, उन्हें मिनिमम वेजेस मिलती है। टू स्टॉप एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द वर्कर्स, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स को रोकना। जो वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं कई एम्प्लॉयर्स, तो उन्हें रोकना ताकि वो उन्हें उनके हक की वेजेस मिल सके जितने भी वो डिजर्व करते हैं। टू empower the government to take steps for fixing minimum wages and to revising it in a timely manner. ये मीन्स गवर्नमेंट के पास पूरी पावर है कि वो इन सब चीजों को प्रॉपरली चेक करे कि आप मिनिमम वेजेस हर जगह पर, हर एस्टैब्लिशमेंट में प्रोवाइड हो रही है या नहीं हो रही है, या अगर उनमें कोई रूल्स में चेंज की रिक्वायरमेंट है तो स्टेट गवर्नमेंट के पास पूरा राइट है कि वो उसे चेंज कर सकती है, पूरी पावर है उसके पास। टू अप्लाई दिस लॉ ऑन मोस्ट ऑफ द सेक्शंस इन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, कि हमारा ये है कि हम बहुत सारे सेक्टर्स पे ये रेगुलेशन अप्लाई कर सकते हैं। ज्यादातर सारे ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में हम मिनिमम वेजेस का जो हमारा एक्ट है, जो हमारे प्रोविजंस है, ये अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेबल है सब पे। क्यों? क्योंकि हर जगह पर वेजेस जहां पर भी मिलती है वहां पर हर एम्प्लॉय को मिनिमम वेज, एटलीस्ट मिनिमम वेज क्लेम करने का राइट होता है। फिर है इसके अंदर हमारा स्कोप ऑफ द एक्ट, ये हमारा सेक्शन 1 के अंदर आ रहा है कि इस एक्ट को मतलब इस एक्ट की क्या स्कोप है, कहां पे ये एप्लीकेबल है। दिस एक्ट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है। दैट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर दोज एम्प्लॉयमेंट्स व्हिच आर नोटिफाइड एंड इंक्लूडेड इन द शेड्यूल ऑफ द एक्ट बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एंड एनी अदर एम्प्लॉयमेंट which may be added to the schedule by the appropriate government by notification। ये मीन्स कि उन जगह, उन हर एम्प्लॉयमेंट्स पे, हर उस एम्प्लॉय पर एप्लीकेबल है या हर उस जगह एस्टैब्लिशमेंट पे एप्लीकेबल है जहां पर भी कोई भी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मीन्स स्टेट या सेंट्रल, जहां पर भी जिसकी पावर एप्लीकेबल है एक्ट में, वो जितना भी किसी को भी नोटिफाई करके इंक्लूड कर सकती है शेड्यूल में कि आप भी इस एक्ट के कवरेज के अंदर आ रहे हो, ये एक्ट आप पर भी एप्लीकेबल है। गवर्नमेंट किसी को भी ऐड कर सकती है, किसी भी एस्टैब्लिशमेंट। शेड्यूल इज डिवाइडेड इनटू पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ये जो हमारा शेड्यूल है मिनिमम वेजेस एक्ट का 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। If a state has less than 1000 workers, it is not mandatory to fix the minimum wage rate। अगर किसी भी जगह पर 1000 से कम लोग एम्प्लॉय है, वर्कर्स कम एम्प्लॉयड है, तो वहां पर मिनिमम वेज को फिक्स करना कंपल्सरी नहीं होता है कि आपको मिनिमम वेज रेट वहां पर फिक्स करना ही करना है, अगर आप कहीं भी किसी भी जगह पर 1000 से कम वर्कर्स। अब स्कोप के बाद हमारा नेक्स्ट है डेफिनेशन, हम इसके अंदर करेंगे। कोई भी एक्ट आएगा उसके अंदर डेफिनेशंस का अलग ही एक इम्पोर्टेंट होता है रोल। अगर आपको कोई डेफिनेशन, जैसे हमने एम्प्लॉय की डेफिनेशन हर जगह पर की है, जितने भी हम एक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा लेबर लॉ के रिलेटेड है, हमारे इंडस्ट्रियल से रिलेटेड है, तो उसमें हमारे सारे एम्प्लॉय की डेफिनेशन हमेशा आएगी। कई जगह सिमिलर होगी, कई जगह डिफरेंट होगी। तो आपको एग्जाम्स में देखना है, अगर पेपर क्वेश्चन ये आएगा डिफाइन द टर्म एम्प्लॉय अंडर द एक्ट मिनिमम वेजेस एक्ट, तो आपको ये लेनी है पेमेंट ऑफ वेजेस, और इसकी ज्यादातर सेम ही है। अगर फैक्ट्री के अकॉर्डिंग लेंगे तो उसकी थोड़ी सी डिफर हो सकती है, और इस अकॉर्डिंगली ही आपको एक्ट बाय एक्ट उसे देखना पड़ेगा। तो इसमें एम्प्लॉय की डेफिनेशन क्या है? सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 2
एम्प्लॉय विच स्टेट्स employed for hire or reward to do any work, skilled or unskilled, manual or clerical in a scheduled employment. It means कोई भी पर्सन जो एम्प्लॉयड है या हायर बेसिस पे लिया गया है, कोई भी किसी भी तरीके का स्किलफुल या अनस्किल्ड काइंड ऑफ वर्क करने के लिए, मैनुअल या क्लरिकल किसी भी तरीके से वो कोई भी काम कर रहा है, अगर वो एम्प्लॉयड है तो वो सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 के अंडर मिनिमम वेजेस एक्ट में एम्प्लॉय की डेफिनेशन के अंडर आ रहा है। Includes out worker for whom work is outsourced with respect to the trade. कि मीन्स अगर कोई काम ऐसा है, उसका ट्रेड ऐसा है कि उसे आउटसोर्सिंग करनी पड़ रही है, वो एस्टेब्लिशमेंट के अंदर नहीं बाहर जाकर काम कर रहा है, लेकिन काम उसे एस्टेब्लिशमेंट का, उसे फैक्ट्री का, उसे इंडस्ट्री का कर रहा है, तो फिर यह वो भी एम्प्लॉय की डेफिनेशन के अंडर आएगा। एक्सक्लूड एनी मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस, इसके अंदर भी आर्म फोर्सेस का कोई भी मेंबर इंक्लूड नहीं होता है। आर्म फोर्सेस के लिए हमारा अलग एक्ट बना हुआ है, वो सब उस कैटेगरी में, उस एक्ट के अंडर उनकी मिनिमम वेज सिलेक्ट होती है। फिर है हमारा इसके अंदर नेक्स्ट है एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर के बाद हमारी डेफिनेशन है एम्प्लॉय की, जो है सेक्शन 2 सबसेक्शन ई, उसमें सबसेक्शन 1 था, इसमें सबसेक्शन ई। Who employs other person either directly or indirectly through other person in a scheduled employment. It means employer कौन है जो किसी other person को अपने अंडर काम करने के लिए या तो डायरेक्टली उसे हायर करता है या किसी के थ्रू उसे अपने अंडर काम पर लगवाता है। And includes manager in case of factory, अगर फैक्ट्री है उस केस में मैनेजर को भी हम एम्प्लॉयर मान सकते हैं। HOD in case of गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट, अगर कोई गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट है तो उसमें हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो भी है। COE इन केस ऑफ लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी के केस में जो हमारा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है CEO, वो एम्प्लॉयर होगा। सुपरवाइजर एंड पर्सन विद सच कंट्रोल इन केस ऑफ अदर एस्टैब्लिशमेंट, कि जो सुपरवाइजर या कोई भी ऐसा पर्सन पूरी एस्टैब्लिशमेंट जिसके अंडर है, अंडर कंट्रोल है, वो एम्प्लॉयर की डेफिनेशन के अंडर आएगा। एक्सक्लूड्स एम्प्लॉयर्स फैमिली मेंबर्स, लेकिन इसके अंदर एम्प्लॉयर्स के फैमिली मेंबर्स एक्सक्लूड किए जाएंगे, उन्हें एम्प्लॉयर की कैटेगरी में नहीं लिया जाएगा, सिर्फ एक एम्प्लॉयर एक पर्सन होगा। नेक्स्ट है हमारा वेजेस। वेजेस की डेफिनेशन दी हुई है सेक्शन 2 सबसेक्शन H के अंदर। वेजेस क्या है? ऑल रेम्युनरेशन कैपेबल ऑफ बीइंग पेड इन मनी टर्म्स फॉर वर्क डन इफ टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वर फुलफिल्ड। ये मींस वेज क्या है? कोई भी रेम्युनरेशन या रिवॉर्ड अगर हम किसी को करते हैं, पे करते हैं उसकी सर्विसेज रेंडर करने के लिए, दैट इज कॉल्ड वेजेस। कंसिस्ट ऑफ बेसिक प्लस डियरनेस अलाउंस प्लस हाउस रेंट अलाउंस। हम वेज के अंदर ये तीनों टर्म्स भी इंक्लूड करते हैं, जिसमें हमारे जो बेसिक हमारी पे होती है वो, प्लस डीए जिसे हम डियरनेस अलाउंस बोलते हैं, वो अलाउंसेस जो भी मिलती है, और हाउस रेंट अलाउंस, इन सबको मिलाकर हमारी एक वेज पूरी निकलती है कि ये कितनी हमारी सेट हुई है। Every 5 years, basic rates of every industry are decided by minimum wage committee. कि हर 5 साल के बाद जो भी बेसिक रेट्स होते हैं, मिनिमम वेज के जो होते हैं, जो हमारे डिसाइड होते हैं वेज कमेटी के थ्रू। हमने लास्ट सेट में, प्रीवियस सेट में भी पढ़ा था, जो वेज कमेटी होती है वो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो डिसाइड करती है कोई भी डिस्प्यूट हैंडल करना है, वेज सेट करनी है, एक किसी भी तरीके का कोई काम डेलीगेट करना है, ये सारा काम वर्क कमेटी का होता है विद इन द इंडस्ट्री, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। DNS allowance changes every 6 months and is decided by the government. जो DA होती है, DNS allowance होती है, वो हर 6 महीने बाद चेंज हो जाती है, जो कि गवर्नमेंट ही डिसाइड करते हैं कि कितनी अलाउंस मिलेगी DNS allowance। तो इसके बाद हमारी डेफिनेशन है फिक्सिंग ऑफ मिनिमम रेट ऑफ वेजेस। ये हमारा सेक्शन 3 के अंडर है कि हम किस तरीके से मिनिमम रेट ऑफ वेजेस को फिक्स करते हैं। इसमें है द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की डेफिनेशन हम आगे करेंगे कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, हम बार बार टर्म यूज कर रहे हैं, तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होती क्या है? द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट shall fix minimum rate of wages for an employment specified in part 1 or part 2 of schedule and added by notification in official gazette। कि हमने पहले ही कर लिया है स्कोप में कि इसके 2 पार्ट्स होते हैं, शेड्यूल पार्ट 1 एंड पार्ट 2 इसके, और इसमें जो मिनिमम रेट ऑफ वेजेस है एम्प्लॉयमेंट का, वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ही चूज करेगी, डिसाइड करेगी कि कितना मिनिमम वेज हमने रखना है अपने एम्प्लॉय के लिए। वो भी नोटिफिकेशन थ्रू ऑफिशियल गेजेट, ऑफिशियल गेजेट में वो नोटिफिकेशन जारी करती है कि इतनी मिनिमम रेट फिक्स कर दी गई है, इससे कम आप किसी भी एम्प्लॉय को नहीं दे सकते। में फिक्स रेट्स फॉर अ पार्ट ऑफ द स्टेट और फॉर एनी स्पेसिफिक क्लास और क्लासेस instead of
डिफरेंट अपनी क्लासेस ऑफ जो हमारे एस्टैब्लिशमेंट है कि हाई स्केल पे है, लो स्केल पे है, कितने पर्सन एम्प्लॉयड है, किस कैटेगरी में आ रही है, इस बेसिस पे भी वो मिनिमम वेजेस सिलेक्ट करती है स्टेट गवर्नमेंट हमारी। जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होती है वो डिसाइड करती है। फिर है shall review and revise at intervals not exceeding 5 years the minimum rate of wages, और सिर्फ 5 years के अंदर वो जो मिनिमम रेट उसमें सेट किए होते हैं एक बार रिवाइज करना होता है, रिव्यू देखना होता है कि अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट सिचुएशन क्या ये मिनिमम वेज जो है वो एप्रोप्रिएट है या नहीं है। मॉडर्न जो हमारी वर्किंग कंडीशंस हैं उसके अकॉर्डिंग जितनी वेजेस दी जा रही है उनके काम के बदले में क्या वो सही है या नहीं है। तो ये हमारी मिनिमम वेज रेट को फिक्स करने का जो भी पूरा क्राइटेरिया है वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के थ्रू ही होता है। फिर है प्रोसीजर फॉर फिक्सिंग एंड रिवाइजिंग मिनिमम वेजेस सेक्शन 5 के अंदर। अब ये है कि अगर हमने फिक्स करना है या उसे रिवाइज करना है तो उसका क्या प्रोसीजर होगा। एजी मींस एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट publish its proposals in the official gazette asking comments from the affected parties, कि वो ऑफिशियल गैजेट में जो भी उसकी अफेक्टेड पार्टीज होती हैं जिन्हें लगता है कि हमारी वेजेस को एक बार रिव्यू होना चाहिए, एक बार चेंज होना चाहिए या मिनिमम वेजेस एक बार फिक्स होने चाहिए, उनके लिए एक प्रपोजल फिट करती है, पब्लिश करती है क्या आप जो हमने अपने अकॉर्डिंगली वेजेस सेट की है आपके अकॉर्डिंग वो सही है या नहीं है, उनके लिए प्रपोजल सेट करती है। फिर कॉन्स्टिट्यूट कमेटीज सब कमेटीज फॉर द पर्पस, और इसी पर्पस के लिए वो कमेटीज या सब कमेटीज को ऑर्गेनाइज करती है, बनाती हैं ताकि वो वहां पर ये डिसीजन ले सके कि कितना मिनिमम वेज होना चाहिए किसी एस्टैब्लिशमेंट में। The committees, subcommittees and advisory boards constituted by the government consist of equal number of members of employers, employees and independent persons, कि जो भी कमेटीज या सब कमेटीज बनेगी उसमें तीनों जो हमारे 3 पार्टीज हैं इन्वॉल्व, इसमें 2 पार्टीज हैं प्लस एक इंडिपेंडेंट पर्सन, उन सबकी इक्वल कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए, इक्वल नंबर ऑफ मेंबर्स होने चाहिए इस कमेटी में। कि अगर फॉर एग्जांपल जैसे हमारे एम्प्लॉयज और इंडिपेंडेंट पर्सन की यहाँ पे बात की है, अगर टोटल 10 मेंबर्स हैं या 9 मेंबर्स हैं तो 3 हमारे एम्प्लॉयर्स की कैटेगरी में होंगे, 3 एम्प्लॉयज की कैटेगरी में होंगे, उनके रिप्रेजेंटेटिव होंगे और 3 हमारे इंडिपेंडेंट पर्सन के रिप्रेजेंटेटिव होंगे। ये तीनों मिलकर मतलब 3-3 हर कैटेगरी में टोटल 9 मेंबर्स बैठकर पूरा डिसाइड करेंगे कि कितनी मिनिमम वेज होनी चाहिए, वो आपस में पूरी डिस्कशन करेंगे। इस तरीके से पूरी जो मिनिमम वेजेस है वो फिक्स होती है और एक बार अगर रिवाइज कर लो तो भी हमारा सेक्शन 5 के अंदर जो ये पूरा शेड्यूल है ये फॉलो होता है। इसके बाद है हमारा एडवाइजरी बोर्ड। एडवाइजरी बोर्ड हमारा सेक्शन 7 के अंदर उसकी डेफिनेशन दी हुई है। अपॉइंटेड बाय एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू कोऑर्डिनेट द वर्क ऑफ कमिटीज एंड सब कमिटीज अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 5। जो एडवाइजरी बोर्ड होता है वो जो हमारे एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के थ्रू ही एस्टैब्लिश होता है, अपॉइंट किया जाता है हमारा एडवाइजरी बोर्ड, और उसका काम क्या होता है कि जो भी उनके कमेटीज और सब कमेटीज के वर्क है उनको कोऑर्डिनेटेड वे में लेकर आगे चलना, ताकि दोनों ही जो भी बातें जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं उन्हें प्रॉपरली कन्वे किया जाए, उन्हें प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किस तरीके से किया जाए, ये हमारे एडवाइजरी बोर्ड का काम होता है सेक्शन 7 के अंदर। फिर हमारा है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड सेक्शन 8 के अंदर। इसमें है टू एडवाइज द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इन फिक्सेशन एंड रिवीजन ऑफ मिनिमम रेट ऑफ वेजेस, कि सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड का हमारा काम होता है कि उन्हें सजेशन देना, उन्हें एडवाइस देना सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स को फिक्सेशन के लिए या उसके रिवीजन के लिए मिनिमम रेट ऑफ वेजेस टू कोऑर्डिनेट द वर्क ऑफ एडवाइजरी बोर्ड्स। और जो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड होती है उसका काम होता है जितनी भी एडवाइजरी बोर्ड्स हैं हर स्टेट की अलग अलग होती है एडवाइजरी बोर्ड्स, तो उनके काम को कोऑर्डिनेट करना, उनके वर्क को एक बार देखना क्या सही ढंग से सब जगह काम चल रहा है या नहीं चल रहा, तो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड का ये काम होता है। इसके बाद हमारा आ रहा है कॉम्पोजिशन ऑफ कमेटीज एक्सेट्रा, कि अगर हम कमेटीज बनाते हैं तो उसकी कॉम्पोजिशन कैसी होगी, ये हमारा सेक्शन 9 के अंदर दिया हुआ है। ईच ऑफ द कमेटी, सब कमेटी एंड एडवाइजरी बोर्ड शेल कंसिस्ट ऑफ, क्या होते हैं इसके अंदर कमेटी, सब कमेटी और जो भी हमारे एडवाइजरी बोर्ड होते हैं उसके कौन कौन से लोग होने चाहिए। पर्सन्स टू बी नॉमिनेटेड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, कि जो पर्सन्स को एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है वो सब इन सब में इंक्लूड होते हैं। जो मतलब जो भी इनके अंदर मेंबर्स होंगे हमारे कमेटी के अंदर, सब कमेटी के अंदर या एडवाइजरी बोर्ड के अंदर, वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने ही नॉमिनेट किए होते हैं कि हमारे अकॉर्डिंगली ये पर्सन सुटेबल है, फिट है इस कमेटी का हिस्सा बनने के लिए। रिप्रेजेंटिंग द एम्प्लॉयर्स एंड
एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉइज के इक्वल नंबर में वो जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उतने ही पर्सन को अपॉइंट करेगी। Independent persons not exceeding 1/3 of its total number of members, one of such independent persons shall be appointed the chairman by the appropriate government। कि हमने जो इंडिपेंडेंट पर्सन्स करने हैं वो 1/3 होगा, मीन्स हमने वही किया है कि जितनी भी हमारी कॉम्पोजिशन है, अगर 9 है, 21 है, मतलब जितनी भी है, 20 भी है, तो उसे हम 3 से डिवाइड करेंगे। इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चन रखना है इंडिपेंडेंट पर्सन्स का, एम्प्लॉयर्स का और एम्प्लॉइज का, और तीनों को इक्वली हमने डिवाइड कर, तीनों के इक्वल नंबर ऑफ मेंबर्स हमने रखने हैं। और जो हमारे इंडिपेंडेंट पर्सन्स के जो हमारे जितने भी लोग नॉमिनेटेड होंगे उसमें से ही एक पर्सन को हम चेयरमैन बनाएंगे पूरी कमेटी का, सब कमेटी का या एडवाइजरी बोर्ड का। सब में इक्वल ही है कॉम्पोजिशन के कितने कितने मेंबर्स किस किस तरीके से होंगे। तो आज हमने इतनी डेफिनेशन की है। नेक्स्ट एक्ट, मतलब इस एक्ट के बारे में हम बाकी का अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसके बारे में लिख सकते हैं। थैंक यू।